हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करेंगे आपके एफ.वाई बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस एंड बीएफएम के बारे में। उसके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स हम लोग ने स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक्स का जो सीरीज आप लोग को मिलेगा उसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोग को बता दिया था, जिसमें आपको फिर से जो बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है क्लियर, वहाँ पे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताया है कि आपका बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम ये आपके प्रोफेशनल कोर्स जो हो जाते हैं, इनका सिलेबस और पेपर पैटर्न डिफरेंट है बीकॉम से। ठीक है, बीकॉम से डिफरेंट है। बीकॉम का पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर होगा और आप लोग का 25 मार्क्स का तो इंटरनल हो जाएगा एंड 75 का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी चेंजेस आएगा। सिलेबस में तो एक्स्ट्रा चेंज है, वो तो है ही। आप लोग का पेपर पैटर्न में भी चेंज आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी चेंज आ जाएंगे एंड बीकॉम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सेम रहेंगे। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इससे बेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में मैंने बीकॉम का सिलेबस पहला वीडियो बीकॉम का सिलेबस दिया है, सेकंड बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम का वीडियो बना के दे दिया, क्लियर। देन सेकंड लेक्चर नंबर 3 जिसको मैं बोल सकता हूँ #3 करके मेंशन है, जिसमें मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे डिटेल में आपको वीडियो बनाया कि बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम वाले बीकॉम से क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, मतलब क्या ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि बीकॉम वाले सेमेस्टर 2 में हमारे पढ़ते हैं। तो सिलेबस में वो डिफरेंस दिखता है। मतलब अगर मैं बात करूं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 3 ये लोग आपका बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम वालों का 3rd यूनिट एंड इनका 3rd यूनिट मींस आपका बैफ, बीकॉम का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद ये आपके बैफ, बीएमएस वाले का सिलेबस आगे 2 यूनिट और जाता है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 तक जाएगा। बट अगर बात करेंगे बीकॉम वालों का तो यूनिट वहीं पे हो जाएगा। तो पहले हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे, मतलब यूनिट 1, 2, 3 कवर करेंगे जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। तो आपको थंबनेल में भी ऑलरेडी दिखेगा बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम। जब बीकॉम का सिलेबस जहां पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की जो वीडियो आना चालू होगा तो उस पे बीकॉम को कैंसिल किया जाएगा एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं आपके बैफ वाले, बीएमएस वालों का, इनका तो कॉमन रहेगा, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें एंड बीकॉम का पेपर पैटर्न डिफरेंट रहेगा, देन आप उसके अकॉर्डिंग जाओ। तो सबसे पहला जो लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑलरेडी आपने 12th क्लास में किया है, थोड़ा सा डिटेल है बस, बाकी और पूरा कॉन्सेप्ट 12th कॉमर्स का कॉपी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो, और वीडियो एंडिंग तक देखिए, दोनों पार्ट देखना है आप लोग को, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करके दूंगा। ठीक है, अगर चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर्स में आपका फर्स्ट आपका मीनिंग आएगा, सेकेंड हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आएगा एंड थर्ड आपका लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन आएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों मींस ये तो मीनिंग पार्ट हो गया, मतलब 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सेकंड हमारा लॉ ऑफ डिमांड। एफ.वाई के हिसाब से कोई भी आप स्ट्रीम में हो, बीकॉम, बैफ में हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू लॉ ऑफ डिमांड के। तो डिटर्मिनेंट्स पे ज्यादा फोकस हम लोग रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग, डिमांड की मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग में ऑलरेडी आपने 12th क्लास में किया है कि डिमांड मीन्स नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, जनरल भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं मांग, मतलब जो हमारी मांग है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। बट इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको हम लोग डिमांड नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक हमारी होती है डिजायर, एक होता है हमारा डिमांड। तो डिजायर तो लोगों की अनलिमिटेड है, मतलब मैं कुछ भी सोच सकता हूँ भाई, मैं ये सोच सकता हूँ मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, तो ये तो मैंने डिजायर किया है। डिजायर में आप कुछ भी चीज सोच सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलता है डिजायर रखना, ठीक है, डिजायर के साथ में आपके पास होनी चाहिए एबिलिटी टू पे, जिस चीज की आप डिजायर कर रहे हो उसको पेमेंट करने के लिए, पे करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय भी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी भी है, डिजायर भी है, बट अभी विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस मतलब जिसको नहीं पता, इच्छुक होता है, इंटरेस्टेड होता है, मतलब अभी इंटरेस्टेड नहीं हो परचेस करने के लिए, तो उसको भी डिमांड नहीं बोला जाएगा। मतलब मेरे पास पैसे भी पड़े हैं, मेरे पास डिजायर भी है, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदना चाहता, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई फेस्टिवल है जैसे दिवाली आने वाली तो उसका वेट कर रहा हूं, तो उस पे खरीदूंगा, तो इसको भी डिमांड नहीं बोला जाएगा। क्योंकि डिमांड क्या बोला, एट द गिवन टाइम, उसी टाइम पे होना
चाहिए। जैसे मैं फ्यूचर का सोच के बोल रहा हूँ ना, फ्यूचर में परचेस करूंगा गाड़ी, तो फ्यूचर का करूंगा तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे भाई, टाइम भी उसी टाइम पे होना चाहिए एट द गिवन प्राइस, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, जितने की हम लोग डिमांड करें, जो रेट उसका प्राइस जो है उतने पे परचेस करना चाहिए। मतलब जब डिमांड की बात करेंगे ये पांचों चीजें हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन उसको तो ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। डिमांड में क्या बोल रहे हैं, पहले तो डिजायर बोल रहा है, सेकंड एबिलिटी टू पे बोल रहा है, प्लस विलिंगनेस टू बाय बोल रहा है, एट द गिवन प्राइस, एट द गिवन टाइम। पांचों फैक्टर होने चाहिए, पांचों फैक्टर साथ में आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। तो ऑलरेडी 12th क्लास में किया, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुना रहेगा, बस एक तरीके से आपका टॉपिक रिवीजन चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से आपको करके चलना है। 12th में किया था बट फिर भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो मतलब सिंपल सा पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड में कोई बदलाव आता है, कोई चेंजेस आता है, जिसकी वजह से डिमांड में कोई इफेक्ट आ रही है, या तो डिमांड हमारी ज्यादा हो रही है या फिर डिमांड हमारी कम हो रही है उस फैक्टर की वजह से। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, टोटल मैंने 11 फैक्टर्स लिखे हैं। आपको एग्जाम में 7 to 8 फैक्टर्स ही लिखने, 8 मैक्सिमम पॉइंट लिखना है, वो भी मैंने यहाँ पे गाइड कर दिया। 8 पॉइंट्स मैक्सिमम है यहाँ पे। अब ध्यान में रखना, फर्स्ट हमारा प्राइस। प्राइस तो सबको पता है सर, प्राइस तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखते भी चलता हूँ। एंड इसका सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स भी रेडी है। जितने भी बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम वाले बच्चों को सबको कंप्लीट नोट्स मिलेगा डिमांड चैप्टर का। तो फर्स्ट आप क्या करो, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे देखिएगा, उसके थ्रू आप मैसेज करो और आपको उसका इस टॉपिक का मीन्स जो टॉपिक आपका चलेगा उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नोट्स भी आप साथ में लेके चलते रहो। तो प्राइस आपका जब इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारा क्या होता है, कम होता है। प्राइस किसी भी चीज की कंटिन्यू बढ़ेगी तो डिमांड हमारा होता है लो। लॉ ऑफ डिमांड में यही तो हम लोग पढ़ते हैं। और उसका अपोजिट होता है, प्राइस अगर हमारा लो होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, हाई होती है। तो सर ये तो हमको पहले से ही पता है, 12th क्लास में हम लोग ने देखा है। एंड नहीं पढ़ा है तो भी जो बच्चों से आप पूछोगे वही बताएंगे, सर प्राइस अगर हाई होगा तो डिमांड हम लोग लो कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, मीन्स उल्टा रिलेशन चल रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये बहुत सारे बच्चों ने मतलब जो कंटिन्यू इकोनॉमिक्स देखे थे, वीडियो देखे थे या फिर अदर कहीं भी पढ़े हैं तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से किया होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आएगी वहां आप समझ लेने का टी एंड कॉफी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। क्लियर हो गया, टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूट्स मतलब उसके रिप्लेसमेंट पे वो चीज आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे जैसे मैं चाय बहुत पीता हूँ तो चाय कभी इनकेस नहीं मिली तो कॉफी यूज कर सकता हूँ, कॉमन सी बात है, और चाय पीता भी हो बहुत। सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी एंड कॉफी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप समझ सकते हो, जब आपके टी का प्राइस आप ले सकते हो एंड कॉफी का डिमांड ले सकते हो। ठीक है, प्राइस यहाँ पे भी लिख सकते हो, डिमांड यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या चेंजेस देखते हो वो देखो। यहाँ पे अगर चाय का प्राइस अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना, तो आपने ये तो पता, आपको ये तो पता ही है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे लोगों के पास तो सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है, तो पब्लिक कहाँ पे भाग जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो मतलब कॉफी का डिमांड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाएगा यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो डिमांड का इफेक्ट आता है कौन से टाइप का आता है। तो देखो पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा इसका, अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। पॉजिटिव याद रखना, अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वो भी कौन से केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपको दिखेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, चाय का प्राइस अगर कंटिन्यू बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड उस पे इफेक्ट दिखेगा, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। और इसी का अपोजिट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे बोर्ड पे लिखना है, क्लियर, तो बोर्ड पे लिखने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो हमें जो बोर्ड चाहिए, सेकंड ये हाथ में मार्कर चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं, बोर्ड और मार्कर चाहिए। अब इसकी प्राइस अगर कंटिन्यू हमारी बढ़ेगी, मार्कर की प्राइस अगर कंटिन्यू बढ़ेगी तो इसका बोर्ड पे डिमांड, मतलब बोर्ड के डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो कॉमन सी बात है पड़ेगा। अदरवाइज उल्टा आप समझ सकते हो कि बोर्ड के प्राइस अगर कंटिन्यू बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट कहां पे दिखेगा, मार्कर के डिमांड पे दिखेगा। बेस्ट एग्जांपल जो आपका आता है कार वाला आता है, कार एंड फ्यूल का आता है, वहां पे याद रखना। तो पेट्रोल की प्राइस अगर कंटिन्यू आपकी बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उसके डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ पड़ेगा, कुछ परसेंटेज, ये नहीं बोला जा रहा बहुत, बट कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या दिखेगा, ध्यान रखना, प्राइस अगर हाई होता है ना तो सेकंड चीज की डिमांड आपकी क्या हो जाती है, लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये बोर्ड का आप याद कर सकते हो, मतलब याद रहेगा आपको, बोर्ड का प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है तो मार्कर की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और बाकी सब इजी पॉइंट से आप खुद से कर सकते हो। जैसे ऐड, जितना ज़्यादा ऐड रहेगा प्रोडक्ट की डिमांड हमारी उतनी ज़्यादा क्या रहती है, हाई रहती है। और जितना ज़्यादा ऐड हमारा कम रहेगा उतना ज़्यादा डिमांड हमारे प्रोडक्ट की क्या रहती है, कम रहती है। कौन सा रिलेशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है। मतलब अगर इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डिमांड में कोई इफेक्ट आपको देखने मिलता है क्या, तो बिल्कुल देखने मिलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका टैक्स का, ले लो। अगर टैक्स रेट हमारा होता है इंक्रीज, गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या किया, इंक्रीज, तो डिमांड क्या होगा, तो डिमांड होगा कम, मींस डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, टैक्स रेट, अगर मान लीजिए मार्केट पे टैक्स रेट बढ़ा तो टैक्स कौन पे करता है, फाइनली कंज्यूमर ही पे करेगा, मींस इसका प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ेगा तो आपने ऑलरेडी ऊपर ही पढ़ा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारा क्या होता है, लो। और टैक्स रेट अगर कम हुआ है तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो आप कैसे भी समझ सकते हो, फैमिली को लेके समझो, अदरवाइज हमारी सोसाइटी को लेके, मतलब जो भी हमारा सोसाइटी वो लेके समझ सकते हो। अब फैमिली में कॉमन सा दिमाग लगाओ, भाई 5 लोग थे अब 7 लोग हो गए, तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, तो आप खुद से बोलोगे सर डिमांड बढ़ने वाली है। मतलब पॉपुलेशन के केस में, पॉपुलेशन पी में सब यहाँ पे पॉपुलेशन है, आपको समझना है। पॉपुलेशन अगर बढ़ने वाली है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। और पॉपुलेशन अगर हमारी कम हुई तो डिमांड भी हमारी कम होती है। ये मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट्स है, बट फिलहाल आपको यहाँ पे क्लासिफाई नहीं करना है, तो आप कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। क्लियर? नहीं तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर वहाँ पे तो हम लोग ने 12th क्लास में मार्केट डिमांड का ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था डिस्टिंग्विश में, तो वो तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई नहीं कर रहे कौन सा इंडिविजुअल डिमांड का है, कौन सा मार्केट डिमांड। तो आप कोई भी एग्जांपल के बेस पे आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ये तो इंडिया में, अब इंडिया नहीं छोड़िए, आप तो अपनी फैमिली में भी ये चीज देखते हो। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, मतलब फ्यूचर प्राइस को देखते हुए डिमांड पे इफेक्ट हम लोग करते हैं, हमारी फैमिली करती है, हम खुद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे बेस्ट जो हमें लगता है कि घर में कभी शादी का माहौल होता है, ठीक है, शादी का माहौल हुआ तो कॉमन सी बात है बहुत सारी चीजों की मतलब हम लोग डिमांड करते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, गोल्ड का, मतलब सोने की डिमांड रहती है, भाई सोना सबके लिए चाहिए, लड़के के लिए भी चाहिए, लड़की वालों के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर गलती से हम लोग ने सुन लिया कि भाई सोने की प्राइस 2 महीने 1 महीने के बाद बढ़ने वाली है, फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और जैसे हम लोग ने ये सुना या फिर फैमिली ने ये चीज सुना कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो जो आगे डिमांड वो करने वाले थे ना, करंट टाइम पे डिमांड बढ़ा देंगे। मतलब जो सोना 2 महीने 3 महीने के बाद बनाने की प्लान कर रहे थे वो अभी बना लेंगे। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि नियर फ्यूचर में प्राइस जैसे ही हाई होने का सुना या फिर होने वाला है, वैसे ही करंट टाइम पे डिमांड क्या कर दी, बढ़ा गई। मतलब वही प्राइस पे डिमांड क्या हो गई, हाई हो गई है। उसका अपोजिट भी आपको दिख सकता है कि सोने के प्राइस 1 महीने के बाद कम होने वाली है, तो जो अभी बनाने की सोच रहे थे ना, रुक जाएंगे, इंतजार करेंगे, और फ्यूचर मतलब 1 महीने के बाद वो चीज बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जब नियर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो हमारी डिमांड इस टाइम पे कम हो गई। हम डिमांड अब अपनी ज्यादा कब करेंगे, जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी तो करेंगे। तो आई होप आपको एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्क्रीन पे मैं ऐड करते चलूंगा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नोट्स के थ्रू, आप रीड डाउन भी साथ में करते रहो। क्लाइमेट कंडीशन का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट कंडीशन की वजह से डिमांड में चेंजेस आपको दिखता है। तो क्लाइमेट कंडीशन कोई भी आप देख सकते हो, जैसे बारिश वगैरह का माहौल ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। इसमें ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं था इसलिए मैं डिटेल नहीं जाता। टेस्ट हैबिट एंड फैशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। टेस्ट हैबिट का एग्जांपल आप देख सकते हो लॉकडाउन वाला। तो लॉकडाउन के टाइम पे मतलब किसी बंदे को अगर किसी चीज का टेस्ट लग गया या फिर हैबिट, सबसे बेस्ट एग्जांपल हैबिट लग चुकी है, तो उसकी प्राइस देखो हाई होती है ना, तो भी हम लोग डिमांड करते। जैसे सबसे बेस्ट क्या बताया मैंने, लॉकडाउन के टाइम पे, आपको स्क्रीन भी ऐड कर दो, स्क्रीन पे एक फोटो भी ऐड करूंगा, आप लोग ने देखा रहेगा न्यूज पे। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ था जस्ट उसके बाद से दारू का डिमांड क्या हो गया था, बढ़ गया था। बियर की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लोग डबल प्राइस पे, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हो गया था, डबल प्राइस पे लोग परचेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है हैबिट उनको उस चीज की हो चुकी है। अदरवाइज आप फैशनेबल गुड्स के केस में भी ऐसा देखने मिल सकता है। जैसे नया कोई मार्केट में फैशन है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस है फिर भी परचेस कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है भाई, वो फैशनेबल गुड्स है। तो फैशनेबल गुड्स के केस में भी ये चीज फॉलो हो सकती है यहाँ पे। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। नेचर ऑफ कॉमोडिटी की अगर बात करेंगे तो नेचर ऑफ कॉमोडिटी में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेडिसिन। मतलब यहाँ पे अब प्राइस हाई हो या फिर लो हो, अब ये जो है एकदम आपके टाइम पे बोलते हैं ना नेसेसरी गुड्स हो गई उस टाइम के लिए, तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, घर का कोई
पर्सन एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो आप प्राइस थोड़ी देखोगे, दवा की प्राइस थोड़ी देखोगे, भाई प्राइस आई है तो नहीं खरीदना है। तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे तो हमको परचेस करना भी है। तो ये भी मैटर करता है कि कौन सा नेचर ऑफ कमोडिटी का रूल आप अप्लाई कर रहे हो। क्लियर हो गया। लास्ट जो इनकम को मैंने थोड़ा साइड में रखा, इसलिए रखा थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे भी जान लो। इनकम के केस में सबको पता होगा सर, घर की इनकम, हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। कैसे सर? तो ये तो देखो, एक तो प्रैक्टिकल है, आप लोग खुद ने देखा रहेगा, घर में ही देखा रहेगा, फैमिली में देखा रहेगा, प्लस आप अगर कोई एफवाई स्टूडेंट या फिर 12th का स्टूडेंट जॉब कर रहा होगा तो खुद देख सकते हैं कि पहले 1 साल के पहले, 1.5 साल के पहले वो क्या था और अब क्या है। क्यों? इसका रीजन क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम आपने कमाना चालू किया तो डिमांड, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चालू किए, हो सकता है किसी ने बाइक ले लिया हो, तो ये क्या हो रहा है, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई, ऑटोमेटिक बढ़ गई। बट इसी में और एक चीज, तो इनकम को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। इनकम का क्या रूल बोलता है, अगर हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके इनवर्स में क्या होता है कि इनकम हमारी कम हो गई तो डिमांड भी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। बट अगर गुड्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे फिलहाल तो मैं आपके 2 गुड्स बता रहा हूँ। एक तो होता है हमारा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में ये केस आपका अप्लाई हो जाता है कि भाई नॉर्मल गुड्स के केस में, जैसे सिंपल सी बात करूं मैं, मेरा इनकम बढ़ा तो पहले तो मोस्टली जो पब्लिक करती है ब्रांडेड कपड़े वगैरह लेना चालू करेगी, भाई अच्छे अच्छे कपड़े, क्वालिटी कपड़े, जो मीन्स हम लोग क्या करते हैं कम प्राइस वाला लेते हैं। मैं जैसे कि मैं कम प्राइस पे लेके पहनता हूँ, तो अगर कॉमन सी बात है मेरी इनकम अगर बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें पहनते। लोगों की यही सोच होती है। तो मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में हर एक चीज़ में बढ़ाएंगे, भाई हर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाना चालू कर देते हैं। बट इन्फीरियर गुड्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इन्फीरियर गुड्स के केस में अपोजिट चलेगा, मीन्स हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो उस इन्फीरियर गुड्स की हमारी डिमांड कम हो जाएगी, एंड हमारी अगर इनकम कम होती तो उसकी डिमांड हो जाती है हाई। इन्फीरियर गुड्स को शॉर्ट में मैं अगर बोलूँ, सिंपल सा क्या बोल सकते हो आप, जो गुड्स मतलब बोलते हैं ना जिसकी क्वालिटी एकदम लो लेवल की होती है। इन्फीरियर गुड्स आप किसको बोल सकते हो, इन्फीरियर गुड्स मतलब होता है लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, ठीक है। गिफन गुड्स की कहानी में आप देखोगे जो भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं, मतलब जब आदमी देखा रहेगा आपने कंटिन्यू हमारी इनकम बढ़ती रहती है, मतलब इनकम बढ़ेगी, जो लो क्वालिटी के गुड्स है उनको हम क्या मानते हैं, इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, आपका इनकम बढ़ेगा तो उस चीज की, इन्फीरियर गुड्स की आप डिमांड क्या करते हो, लो करते जाते हो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज माइंड में रख लेना। तो आई होप डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट्स में आपको क्लियर रहेगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ रहेगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बताया जा रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट था, बच्चे लोग ने रटा था, इसलिए इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट दिया जाता है टॉपिक में, और 2 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके, बाकी सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब 8-7 में यही 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करेंगे, इसका लिखने का क्या फॉर्मेट ऑलरेडी नोट्स में आपको दिया गया है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है, थर्ड हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आता है, देन शेड्यूल, डायग्राम, उसको एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सेप्शन अदरवाइज अजम्पशन पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा शॉर्ट ही फॉर्म लिखना है। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, सबको पता है सर, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था सर, 1890 में दिया था। बुक का नाम उनका था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, ये तो कॉमन हो गया, ये तो आपने पहले से ही अल्फ्रेड मार्शल के बारे में सुनते आए हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं आपको। लॉ में क्या बताना चाहते हैं, फंक्शनल रिलेशन बताना चाहते हो। भी कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कौन सा फंक्शनल रिलेशन है, ये बताना चाहते हैं अल्फ्रेड मार्शल इस लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ नोट्स में आपको दिखेगा, सेम टू सेम लिखना है, ये चीज बता दूं, वो एक स्टेटमेंट आपको एक तरीके से रटना है, ठीक है। बाकी सब में तो आप हम लोग क्या कॉन्सेप्ट समझ के लिख सकते हैं, बट स्टेटमेंट रटना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। स्टेटमेंट आपने किया रहेगा ऑलरेडी, तो वो चीज कर लेना। शेड्यूल की नेक्स्ट बात करेंगे। शेड्यूल क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल में देखो आप कोई भी नंबर से आप पिक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा, बट पिक करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, मैंने जैसे यहाँ पे प्राइस को क्या किया, कम किया, 50, 40, 30, 20, 10, तो डिमांड इंक्रीज किया। देखो 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हुआ। टेबल जैसा भी बनाना, अगर ये आप कंटिन्यू 10, 20, 30, 40 ले रहे हो तो ये आप कम करोगे। ये इतना चीज याद रखना, दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन चलेगा। एक अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा।
शेड्यूल हो गया। शेड्यूल के बेस पे आपको डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे वाई एक्सेस पे हमारा रहेगा प्राइस, एक्स एक्सेस पे हमारा रहेगा क्वांटिटी डिमांड। तो मैंने पहले से लिख लिया क्वांटिटी डिमांड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड वाई पे हमारा प्राइस शो कर रहा है तो 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। दिखाना कैसे, 50 पे कितना 1 है तो 50 पे देखो आप 1 दिखा दो, 50 कहाँ दिख रहा है, ये हो गया। 40 पे कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 40 पे आप 2 कर दो। 30 पे आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 30 पे 3, 20 पे 4, ठीक है, एंड 10 पे 5। इस तरीके से आपका डायग्राम हो जाएगा। और डायग्राम जो भी आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। नाम आप देना इसका DD, ठीक है, नाम क्या दोगे आप, DD। परफेक्ट आएगा। आप पेंसिल स्केल का यूज़ करके आप जब बनाते हो तो डायग्राम याद रखना प्रॉपर इस तरीके से बनेगा। शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा। शेड्यूल का मतलब एक्सप्लेन जब आप देखोगे तो सिंपल सा एक्सप्लेन में सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लिखना है कि हमारी जब प्राइस 50 थी, क्वांटिटी डिमांड 1 kg था, प्राइस हमारा जब डिक्रीज हुआ मीन्स फॉल्स हुआ, क्वांटिटी डिमांड हमारा इंक्रीज हुआ। देयरफॉर जो ऊपर का शेड्यूल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि निगेटिव रिलेशन है, मीन्स इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्लियर हो गया, ये चीज दिखाना है वहां पे। डायग्राम जब आप एक्सप्लेन करते हो डायग्राम पे तो पहले ये दिखाओ एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया सर, क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट किया। वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया सर, प्राइस ऑफ कमोडिटी को किया। सेकंड हमारा डीडी की जो स्लोप है कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, या फिर आगे आप बोल सकते हो डीडी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव से बनेगा। डीडी मींस डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है कौन से नेचर का होता है, डाउनवर्ड नेचर का होता है, वो भी कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। अजम्पशन भी क्लियर कर दूं, अजम्पशन इसलिए नहीं लिखा, 12th वाले जो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको तो पता होगा सर अजम्पशन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स को ही मैंने अजम्पशन बना दिया। बट डिटरमिनेंट्स का एक पॉइंट नहीं लिखना है, कौन सा, प्राइस, क्योंकि इसी के बारे में तो आप पढ़ रहे हो। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। तो प्राइस को छोड़ दो, बाकी सब अजम्पशन वाले पॉइंट लिख लो। बट लिखना कैसे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया इनकम, तो इसमें इनकम सीधा मत लिख देना, वहां पे लिखना नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। क्लियर, नहीं तो कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड या फिर कंज्यूमर्स इनकम रिमेन कांस्टेंट, ये चीज आपको लिखना है। लिखने का पैटर्न सेम है कि लॉ में यही बोला गया कि देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो हमारे डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कंज्यूमर्स की इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट लिखने का तरीका चेंज हो गया। जैसे और कोई पॉइंट्स की बात करेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन दिया गया तो यहाँ पे आपने लिख दिया साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब आप अजम्पशन में वो पॉइंट लिखते हो तो मैंने क्या बोला, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन लिख दो। पहला तो वो नहीं लिख रहे हो तो ठीक है, लिख दो भाई साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज्ड करके लिख दो या फिर कांस्टेंट लिख दो। मतलब क्या करना आपको, सिंपल सा अजम्पशन अगर आता है तो 3 पॉइंट्स आप नो वाले कर दो। मतलब कैसे सर, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, ऐसा कर दो। लेकिन साथ में मत करना एक नो चेंज करो एक अनचेंज करो या फिर रिमेन कांस्टेंट रखो। अजम्पशन का एक्सप्लेनेशन सेम है इसलिए वो चीज वहीं पे हो जाएगी। एक्सेप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको क्या करना, इजी वाले पिक कर लेना एक्सेप्शन। अब जो बच्चों को आज तक एक्सेप्शन समझा ही नहीं कि सर एक्सेप्शन मींस क्या होता है। एक्सेप्शन मतलब होता है भाई कि आपका लॉ क्या बोला। अगर किसी ने पूछा कि सर लॉ एग्जैक्ट आपने इतना डिटेल पढ़ लिया, क्या बोलता है डिमांड फंक्शन जो टॉपिक है उसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या बताना चाहता है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताना चाहता है कि सर प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस अगर डिक्रीज है तो हमारा डिमांड क्या इंक्रीज है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसपे रूल अप्लीकेबल नहीं है। तो क्या रूल अप्लीकेबल वहां पे होता है, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज होता है, ये रूल चलता है। इसका मतलब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है जो आप रूल बता रहे हो, जो आप नियम बताए हो उसका अपोजिट चलेंगे ये लोग। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, पहला तो हैबिचुअल गुड्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हैबिट अगर जिसकी चीज लग गई है, जैसे हैबिचुअल गुड्स का मैंने एग्जांपल दिया था, जो
लड़के तो स्पेशली आजकल हो गया कि हर बंदे को सिगरेट चाहिए, हर बंदे को बियर चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ, मैं सबको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो लॉकडाउन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लॉकडाउन लगा तो काफ़ी टाइम गैप हो गया और जैसे ही दुकानें ओपन हुई मतलब उसकी, तो प्राइस कितना था देखो, आप खुद सोचो, प्राइस ज़्यादा हाई था फिर भी डिमांड आपको क्या दिखाई दे रहा था, डिमांड हाई दिखाई दे रहा था। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हैबिचुअल गुड्स है। सेकेंड देखो तंबाकू जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें भी आप देख सकते हो लोग छुप छुप के बेच रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा था, प्राइस जो 10 रुपए का था 20 में बेच रहे, 10 रुपए की चीज़ 15 में बेच रहे, 10 रुपए की चीज़ 25 में बेच रहे हैं, बट लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। और सबको पता है भाई हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट है, बट हैबिचुअल गुड्स से स्टार्टिंग से हैबिट लगा के बैठे हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हैबिचुअल गुड्स बोलता है प्रैक्टिकल एकदम देखो आप बोल सकते हो, और आप खुद ने ये चीज़ रियलाइज किया भाई हैबिचुअल गुड्स एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड में। क्यों है, क्योंकि प्राइस हाई होता है तो हमारा डिमांड भी क्या होता है, तो भी हाई रहता है। इसका रीज़न है हैबिचुअल गुड्स। नेक्स्ट फैशन के केस में भी ये चीज़ देख सकते हो, जैसे फैशनेबल गुड्स कोई आया तो लोग क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। मीन्स प्राइस हाई है ना तो भी परचेस कर रहे हैं, प्राइस हाई है तो भी देखो परचेस कर रहे हैं, मतलब लॉ का रूल ही नहीं लग रहा। प्राइस हाई तो डिमांड लो करना चाहिए, बट फैशनेबल गुड्स के केसेस में ऐसा आपको नहीं दिखाई देता। और जैसे इसके आगे भी सुनो, जैसे गुड्स आउट ऑफ फैशन हो गया, मतलब कोई न्यू फैशनेबल गुड्स आया, 1 महीने 2 महीने मार्केट में चला और दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया फैशन में, तो इसकी लोग डिमांड क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कम करेंगे। अब सेलर चाहेगा कि इसकी प्राइस में थोड़ी सी कम कर दूं, मेरा डिमांड हाई हो जाए, तो भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। प्राइस आप कम करोगे तो भी डिमांड आपकी लो रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि दूसरा गुड्स मार्केट में आ चुका है और आप हो चुके हो आउट ऑफ फैशन। और ये प्रैक्टिकल है, आपने सब लोग ने देखा रहेगा। तो 2 में तो कोई डाउट नहीं है। थर्ड भी इजी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, यहां भी तो वही चीज अप्लाई हो रहा है। जैसे ही हम लोग ने सुना कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो आपने कांस्टेंट प्राइस पे क्या किया, डिमांड को हाई किया। जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था, आपने जैसे सुना 1 महीने के बाद प्राइस कुछ बढ़ने वाली है, तो आपने क्या किया, जितना अभी प्राइस है उस पे अभी क्या किया, गोल्ड बनवा के रख लिया। मतलब कांस्टेंट प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, डिमांड को हाई कर रहे हो। बट लॉ ने ऐसा नहीं बोला था। डिमांड हाई कब होगा, जब बोल रहे हैं यहाँ पे प्राइस लो करूंगा तब, बट इस केस में ऐसा नहीं दिखाई देता है आपको। प्रेस्टीज गुड्स की बात करेंगे भाई, तो इसमें ये तो अमीर लोग के लिए आएगा। मतलब प्रेस्टीज गुड्स मतलब जहाँ पे बड़े बड़े बंगलों की बात होगी एंड डायमंड्स की बात होगी, लग्जरी जो हमारी कार्स होती है उनकी बात होगी। तो उन लोगों का क्या रहता है सिस्टम, तो उनका तो यही रहता है भाई जितना प्राइस हाई करोगे उतना हम लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो बट ये रूल मैंने क्या बताया, जो अमीर पार्टी है मतलब भाई अमीर लोगों के लिए अप्लाई होता है। तो जितना प्राइस देखा रहेगा आपने, जितना लोगों के लिए प्राइस हाई होता है उसकी डिमांड वो लोग करते हैं। तो मतलब प्राइस हाई तो डिमांड उसकी कर रहे हैं, इसलिए एक्सेप्शनल में आता है ये केस। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस इल्यूजन। तो प्राइस इल्यूजन बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ होता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल आप समझो, मॉल गए या फिर कहीं भी गए तो आपने देखा प्राइस, अरे कोई किसी भी प्रोडक्ट का आप देख सकते हो, प्राइस आपने देखा 8,000 लगा है, 10,000 लगा, तो आपने क्या सोचा, या बहुत लोगों ने ये जज कर लेते भाई 10,000 रुपया प्राइस है तो इसका मतलब बहुत अच्छी कंपनी का होगा, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना है सबके साथ नहीं है ये केसेस, सबके साथ अप्लाई नहीं होगा ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्राइस को देख के मैं क्वालिटी को जजमेंट कर रहा और उसके बेस पे मैंने सामान परचेज किया। प्राइस देखा, प्राइस के बेस पे मैंने क्वालिटी का जजमेंट किया, भाई प्राइस अगर इतना हाई है तो इसका मतलब वो ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो सामान परचेज कर लेता हूँ। तो ये होता है भाई प्राइस हाई है तो भी डिमांड कर लिया मैंने। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। और बहुत लोगों के साथ ये चीज हुआ भी होगा, प्राइस और प्राइस किसी प्रोडक्ट का देखते लो है तो सोचते हैं कि भाई सामान बहुत बेकार होगा, डिमांड नहीं करेंगे। प्राइस लो एकदम रहता है ना तो डिमांड उसकी क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये प्रैक्टिकल है और ये आजकल हो भी रहा है। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप सबसे बेस्ट बोल सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब अपने घर को, अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए हर एक चीज़ EMI पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं। जैसे गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, मतलब हर एक फैसिलिटी, मतलब क्यों कर रहे हैं कि भाई अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बट कहाँ से करें, आजकल एक तो EMI सिस्टम आ गया है, तो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आप देखो ना, फ़ोन से लेके गाड़ी से लेके हर एक चीज़ आजकल EMI पे आपको इजीली मिल जाता है। तो डिमांड क्या बोला था, डिमांड आप पहले से पढ़ते आ रहे हो भाई, डिमांड एबिलिटी टू पे, बट वहाँ पे एबिलिटी टू पे था क्या, नहीं था, करेंट टाइम पे नहीं था, वो तो आप पेमेंट थोड़ा थोड़ा करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में ये बताना चाहते हैं सिंपल सा कि लोग मिडिल क्लास फैमिली अपने बजट से बाहर जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं जिनका मतलब उनके बजट से जो चीज बाहर थी, मतलब प्राइस उनका हाई था फिर भी डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज दिखाना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है,
हाई है। और ये प्रैक्टिकल एकदम चीज़ बता रहा हूँ आपको। लास्ट हमारा गिवन गुड्स को लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है। तो शॉर्ट में लेकिन अगर आपको करना तो ये चीज़ बता सकते हो आप इन्फीरियर गुड्स वाले केस में कि गिवन पैराडॉक्स जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या था, इन्फीरियर गुड्स को लेके स्पेशली हाईलाइट किया गया था कि अगर किसी पर्सन की मतलब इनकम अगर हाई होती है तो हमारी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हम लोग क्या करते हैं, लो कर देते हैं। और उसका अपोजिट भी होता है, इनकम हमारी अगर होती है लो तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हमारी होती है हाई। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे। और जैसे कि मैंने बताया आपका इस टॉपिक में मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन क्लियर करा दिया हूं। बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफएम। लेक्चर थोड़ा सा स्पीड में था, इसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी आपने 12th क्लास में टॉपिक किया है, फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो 12th क्लास में ऑलरेडी डिटेल में है। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना एंड नोट्स सब बच्चों को मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन अगर एफवाई बच्चों एफवाई वाले स्टूडेंट्स को रहेगा तो आप कमेंट में ऐड कर देना। एंड सेकेंड चीज, इसकी प्लेलिस्ट बना के मैं दे दूंगा आपको, एफवाई इकोनॉमिक्स बोल के, बीकॉम या फिर बैफ या कुछ मेंशन नहीं करूंगा, एफवाई इकोनॉमिक्स एंड थंबनेल में ऐड रहेगा तो उसके थ्रू आप समझ लेना कि ये बैफ का लेक्चर है, बीकॉम का, अदरवाइज केस का। ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा एंड टॉपिक के बेस पे आप खुद डिसाइड कर लेना उस चीज बीकॉम का है या फिर नहीं, खुद करते रहोगे, मैं ऑलरेडी बोलते रहूंगा क्योंकि बीकॉम का सिलेबस आपका थोड़ा सा कम है एंड बाकी सबका सिलेबस तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने बताया था जब तक बीकॉम का सिलेबस चलेगा मैं वहां पे थंबनेल में मेंशन करते रहूंगा जितने भी लोग हैं, मींस बीकॉम, बैफ, बीएमआई सब। और जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा बीकॉम का तो बीकॉम का नाम वहां से मींस बीकॉम वाले को वहां से हटा दिया जाएगा, बीकॉम वाले को उतना ही सिलेबस करना है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो पहले तो वीडियो को लाइक करो एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी ऐड करो और अपने फ्रेंड्स, कॉलेज ग्रुप जो भी होगा एंड ट्यूशन ग्रुप जो भी होगा सबको शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस चैनल के थ्रू। इस चैनल पे 12th क्लास से लेके हमारी TY बीकॉम एंड बैफ जो भी आपने कोर्स लिया रहेगा, हर स्ट्रीम के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल हो पाते हैं उसकी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो उनको भी, वो बच्चों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग अदर टॉपिक, अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।